अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वर्ड पैथोलॉजी। हमने मैकेनिज़्म ऑफ सेल इंजरी का टॉपिक स्टार्ट कर लिया था। इसके 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 में हम आज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम एंड डिफेक्ट्स इन सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इसको डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम मीन्स कैल्शियम के सेल के अंदर आने से या एक सेल के अंदर एकमुलेट होने से सेल में क्या डैमेज हो सकती है, सेल में क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाए, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से सेल को क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इन्फ्लक्स ऑफ Ca2+ आयन। ये आयन है, कैल्शियम आयन है Ca2+। ये अगर सेल के अंदर आ जाए, इसके इन्फ्लक्स हो जाए तो इसकी वजह से सेल को क्या डैमेज हो सकता है। एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम और इंट्रासेलुलर स्टोर्स मीन्स सेल के आउटसाइड सेल भी कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम आयन्स जो है ये होते हैं। और इसके अलावा इंट्रासेलुलर स्टोर्स सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होते हैं कैल्शियम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होते हैं। अगर इनसे इंट्रासेलुलर स्टोर्स से कैल्शियम किसी डैमेज की वजह से इंट्रासेलुलर अगर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाए, उसका मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाए, या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सेल के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी मेम्ब्रेन में कोई डिफेक्ट आ जाए, तो उससे कैल्शियम बाहर निकल सकता है, सेल को जो साइटोसोल है उसको निकल सकता है। और इसके अलावा सेल के अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई डैमेज आ जाए, सेल का मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाए, ये अब जो दूसरा टॉपिक है आज हमारा, इसमें हम डिस्कस भी करेंगे आज। अगर सेल मेम्ब्रेन में डिफेक्ट आ जाए तो बाहर से भी कैल्शियम अंदर आ सकते हैं। तो अगर इन दोनों जगहों से कैल्शियम साइटोसोल में आ जाए तो साइटोसोलिक कैल्शियम स्टोर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। साइटोसोल में कैल्शियम आयन्स जो है Ca2+ ये इंक्रीज़ हो जाएगी। और कैल्शियम आयन्स जो है इसका रोल क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स को ये एक्टिवेट कर देता है सेल के अंदर। कैल्शियम एंजाइम्स के लिए एक कोफैक्टर का, बहुत सारे एंजाइम्स के लिए कैल्शियम एक कोफैक्टर का काम करता है। जब कैल्शियम आता है तो वही एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो वर्क करना शुरू कर देता है। तो अगर साइटोसोल में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर एंजाइम्स, सेलुलर एंजाइम्स की एक्टिवेशन होगी डिफरेंट। ये कुछ एंजाइम्स यहाँ पर है कि फास्फोलाइपेज और प्रोटीएज, कैल्शियम के इंक्रीज होने से ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाएगी, ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो फास्फोलाइपेज का काम क्या है कि ये फास्फोलिपिड को उसको ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है। तो जैसे आपको पता है कि फास्फोलिपिड्स हमारी मेम्ब्रेन में मौजूद है, हमारा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से बना हुआ है। तो फिर ये एंजाइम जाके मेम्ब्रेन डैमेज करेंगी, मेम्ब्रेन डैमेज, मेम्ब्रेन को उसकी फास्फोलिपिड्स को उसका स्ट्रक्चर ख़राब कर सकता है। इसके अलावा प्रोटीएज क्या करता है कि ये प्रोटीन्स को क्लीव करता है, प्रोटीन्स की क्लीवेज करता है। तो अगर प्रोटीएज ये एक्टिवेट हो जाए, कैल्शियम के आने से प्रोटीएज एक्टिवेट हो जाए, तो हमें पता है कि हमारी मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड्स के अलावा प्रोटीन्स भी है। तो प्रोटीएज का काम क्या है कि ये प्रोटीन्स को क्लीव कर देता है, तो इससे भी मेम्ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसके अलावा एंडोन्यूक्लियस एक और एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है कि ये जो हमारा डीएनए है इसको
दरमियान से डीएनए को बिटवीन जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको दरमियान से ये क्लीव कर सकता है एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस अगर एंडोन्यूक्लियस एबनॉर्मली एक्टिव हो जाए, नॉर्मली भी ये एक नॉर्मल होमोस्टेसिस होती है एंजाइम्स की, जब इनकी ज़रूरत होती है तो ये काम करता है। लेकिन इस कंडीशन में जब सेल में कोई इंजरी आ जाए, सेल में कोई डिफेक्ट आ जाए, कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर ये एक्टिव हो जाए तो फिर इस सेल को नुकसान पहुंचाएगी। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करेगी, न्यूक्लियर डैमेज करेंगी, जाके जो नॉर्मल डीएनए होता है हमारा उसको तोड़ेगी, उसको क्लीव करेंगी एंडोन्यूक्लियस। इसके अलावा एटीपेज भी कैल्शियम के एकमुलेट होने से, कैल्शियम साइटोसोल में कैल्शियम ज़्यादा होने से जो एटीपेज है ये भी एक्टिव हो जाएगा। एटीपेज का काम क्या है, ये क्या करता है नॉर्मली, ये एटीपी को, जो एटीपी में, एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा है कि उसमें 3 फॉस्फेट्स होते हैं, 3 फॉस्फेट्स एक दूसरे से इस तरह बाइंड होते हैं। तो ये एटीपेज फॉस्फेट जो बाइंड होता है 2 फॉस्फेट्स के दरमियान उसको ब्रेक करता है। तो एबनॉर्मली अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो एटीपेज भी एक्टिव हो जाएगा। ये क्या करेंगे, ये एटीपी को क्लीव करेंगे, एटीपी का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा फिर, और एटीपी सेल में एटीपी डिक्रीज़ हो जाएंगे। और एटीपी की, जैसे आपको पता है एटीपी की ज़रूरत है सेल में, तो इस कंडीशन में एटीपी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो फिर एटीपी, जो हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा है कि एटीपी डिप्लीशन से सेल में क्या क्या होगा, क्या एबनॉर्मलिटीज आ सकती है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, उधर से आप देख सकते हैं कि एटीपी डिप्लीशन से क्या होगा जब सेल में एटीपी डिक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट आते हैं डिफेक्ट्स इन मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, अगर उसमें डिफेक्ट आ जाए, मेम्ब्रेन नॉर्मल जो वर्क करता है, क्योंकि सेल को डिफरेंट सब्सटेंसेस या डिफरेंट मटेरियल्स की सेल को ज़रूरत होती है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सेल ज़िंदा रहने के लिए सेल को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की, या इसके अलावा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन से पास होते हैं और सेल के अंदर आते हैं। तो मेम्ब्रेन को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको परमिशन दे देता है, वो चीज़ सेल के अंदर आ जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती मेम्ब्रेन उसको प्रिवेंट कर देता है, सेल के अंदर आने नहीं देता। तो अगर मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी में डैमेज आ जाए, फिर डिफरेंट सब्सटेंसेस सेल के अंदर आएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होगी सेल को, वो भी अंदर आएगी सेल के अंदर। तो यहाँ पर है कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी किस वजह से इसमें डिफेक्ट आ सकता है, क्या वजूहात है जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी डिस्टर्ब हो सकती है। ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ये अगर इंक्रीज़ हो जाए, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था पिछली वीडियो में, पार्ट 2 में। तो अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ इंक्रीज़ हो जाए, तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि लिपिड पर कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ मेम्ब्रेन को भी डैमेज कर लेता है, उसका स्ट्रक्चर भी ख़राब कर लेता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। ये कैसे ख़राब करता है, ये लिपिड पर ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि जो हमारे मेम्ब्रेन्स होते हैं ये फॉस्फोलिपिड से बने हुए होते हैं। तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन आके, क्योंकि रिएक्टिव ऑक्सीजन जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो ये चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर ले ताकि ये स्टेबल हो जाए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये स्टेबल नहीं होता, या ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या किसी को डोनेट करना चाहता है। तो ये ROS जाके जो मेम्ब्रेन्स है उस फॉस्फोलिपिड्स को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसका स्ट्रक्चर ख़राब कर लेता है, तो लिपिड पर ऑक्सीडेशन होता है। फिर ये जो ऑक्सीजन है, एटीपी डिप्लीशन भी हमने पढ़ा था कि एटीपी डिप्लीशन किस वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि एटीपी जो प्रोड्यूस होता है हमारे सेल में ऑक्सीजन के साथ न्यूट्रिएंट ग्लूकोज कंबाइन होकर एटीपी बनाती है। तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाएगी, तो इस वजह से एटीपी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, एटीपी की कमी हो जाएगी। अगर एटीपी, जो हमने एटीपी डिप्लीशन में भी पढ़ा था कि अगर एटीपी कम हो जाए तो क्या होगा, जो सेल में डिफरेंट एटीपी डिपेंडेंट फंक्शंस है, ऐसे फंक्शंस है जो एटीपी पे डिपेंड करता है, एटीपी के अलावा वो फंक्शन नहीं हो सकते। तो अगर एटीपी नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड
रिसाइक्लेशन फॉस्फोलिपिड रिसाइक्लेशन आर सिंथेसिस। फॉस्फोलिपिड के जो सिंथेसिस, फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड जो होते हैं, इसको बनने के लिए ये सिंथेसाइज जब होते हैं तो इसके लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। कुछ स्टेप्स ऐसी है कि फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस में एटीपी की ज़रूरत होती है, या रिसाइक्लेशन, फॉस्फोलिपिड को रिसाइकल करना, दोबारा से फॉस्फोलिपिड को रिसाइकल करना, तो उसके लिए भी एटीपी की ज़रूरत होती है। तो अगर एटीपी नहीं होगी तो फॉस्फोलिपिड फिर सिंथेसाइज नहीं होगी, इसकी सिंथेसिस नहीं होगी। फॉस्फोलिपिड नहीं बनेगी तो फिर उसकी, क्योंकि मेम्ब्रेन्स फॉस्फोलिपिड से बने हुए होते हैं, तो फिर मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा जो हमने यहाँ पर इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम पढ़ा कि साइटोसोलिक कैल्शियम जो है, अगर ये एकमुलेट, साइटोसोल में अगर कैल्शियम एकमुलेट हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि कैल्शियम जो है ये डिफरेंट एंजाइम्स के लिए कोपेक्टर का काम कर देता है, तो फिर वो डिफरेंट एंजाइम्स, अगर कैल्शियम इंक्रीज हो जाए तो एंजाइम्स क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो यहाँ पर फास्फोलाइपेज एक्टिवेशन कैल्शियम की वजह से फास्फोलाइपेज एक्टिव हो जाएगी, और फास्फोलाइपेज का काम क्या है कि ये फास्फोलिपिड को क्लीव कर देता है। तो यहाँ पर फास्फोलिपिड डिग्रेडेशन होगी, फास्फोलिपिड का जो है वो क्लीव हो जाएगी, उसको वो डिग्रेड हो जाएगी। इसके अलावा ये प्रोटीएज एक्टिवेशन भी करता है, जो हमने यहाँ पर पढ़ा भी कि ये फास्फोलाइपेज करता है और प्रोटीएज एक्टिवेशन कर देता है। तो ये जो सारे जो हमने मैकेनिज़म्स बताई, तो ये क्या करता है, इसकी वजह से फास्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन्स हो, मेम्ब्रेन डैमेज इसकी वजह से होता है। यहाँ पर लिपिड परऑक्सीडेशन होता है, तो लिपिड परऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, क्योंकि मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड होते हैं तो उसकी लॉस हो जाएगी, फास्फोलिपिड लॉस। इसके अलावा फास्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होगी तो, या रिसाइक्लेशन नहीं होगी तो फिर भी मेम्ब्रेन की फास्फोलिपिड लॉस हो जाएगी। इसके अलावा अगर फास्फोलाइपेज एक्टिवेट हो जाए तो फिर वो फास्फोलिपिड्स को क्लीव करेंगे, फास्फोलिपिड की डिग्रेडेशन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, लिपिड्स ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब ये फास्फोलिपिड डिग्रेड करेंगे, फास्फोलाइपेज सारी फास्फोलिपिड को डिग्रेड करेंगे, तो क्या होगा, उसके कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे ना, क्योंकि फास्फोलिपिड लिपिड से और इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप से बने हुए थे, फैटी एसिड से, ग्लाइसरोल से। ये ग्लाइसरोल, फैटी एसिड और फास्फोलिपिड कंबाइन होकर सारी फॉस्फेट कंबाइन होकर फास्फोलिपिड बनाते हैं। तो जब हम उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये प्रोडक्ट्स, इससे ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल ये हमें मिलेगा। तो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स फैटी एसिड और ये चीज़ें होंगी। तो ये जो है ये भी मेम्ब्रेन डैमेज कर देता है। ये जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो फैटी एसिड और ये चीज़ें होती है, क्योंकि ये फिर अनस्टेबल होते हैं, तो ये किसी और चीज़ के साथ भी रिएक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से फिर भी मेम्ब्रेन डैमेज होगा। फास्फोलिपिड लॉस हो जाएगी, तो उस वजह से, क्योंकि मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड है तो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रोटीएज एक्टिवेशन है, प्रोटीएज एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, साइटोस्केलेटल डैमेज होगा। साइटोस्केलेटन हमें पता है कि वो भी प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीएज जाके साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर भी ख़राब कर देता है। जो सेल में के अंदर साइटोस्केलेटन होता है इस तरह होता है, ये न्यूक्लियस है, इस तरह जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन है, ये सेल को इस तरह शेप देता है और सेल के मोमेंट में हेल्प कर देता है। अगर ये नहीं हो सेल में तो सेल फिर मोमेंट नहीं कर पाएंगे, सेल को सपोर्ट नहीं होगा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इसकी वजह से फिर मेम्ब्रेन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। साइटोस्केलेटल डैमेज हो जाएगी तो इसकी वजह से फिर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगा। तो ये जो सारी हमने पढ़ी, इसका आउटकम क्या है, मेम्ब्रेन डैमेज। ये अल्टीमेटली मेम्ब्रेन डैमेज होता है इसकी वजह से। तो इसके साथ हमारा मैकेनिज़्म पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो हमने पार्ट बाय पार्ट कवर कर लिया। अगर इसमें आप लोगों को कुछ समझ आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें,
ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके। इसके अलावा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।